हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आ रही हूं जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, और वो है समास। क्योंकि कुछ लोग तो समास के नाम से ही घबरा जाते हैं। अरे समास तो बहुत हार्ड होते हैं, इसमें कारकों का भी प्रयोग होता है, और समास को हम कैसे करें। तो आज एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समास को बताऊंगी और याद करवाऊंगी, जो कि आप सभी इस चीज को देखें और आप उसे ना भूलें। तो आज हम शुरू करते हैं समास। देखिए, समास शुरू करने से पहले हम समास को थोड़ा समझ लेते हैं कि समास कहते किसे हैं। समास संक्षेपीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इस संक्षेपीकरण क्या होता है? ये संक्षेपीकरण होता है किसी यानी कि कोई बहुत ही बड़ी बात है उसे कम शब्दों में कहना संक्षेपीकरण कहलाता है। यानी कि कोई आप बहुत बड़ी चीज को एक्सप्लेन ना करके, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहारी के जो दोहे थे वो क्या थे, उसमें एक उक्ति प्रसिद्ध थी कि गागर में सागर भरना। कौन से थे वो? सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो जो समास है उसको भी आप यही मान के चलिए कि ये देखने में क्या है कि बड़े बेशक लग रहे हैं आपको, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम्स की दृष्टि से। तो अब हम शुरू करते हैं समास। और समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास कहते किसे हैं? जब दो या दो से अधिक, देखिए समास के लिए दो शब्दों का होना बहुत ही जरूरी होता है। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। देखिए, समास में दो सार्थक शब्द होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि दो शब्द तो हो लेकिन वो निरर्थक हो। जैसे कि काला, यहाँ पे लिख दिया हमने काला, तो का प्लस ला। अब ये भी दो शब्द है, लेकिन ये कैसे शब्द हैं? ये निरर्थक अर्थ है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। और कैसा होना चाहिए? जिसका कि अर्थ निकलता हो। जैसे कि विज्ञान, इसका अर्थ निकल रहा है वी प्लस ज्ञान। या फिर जैसे कि देखें कि यथोचित, यथोचित यानी कि जैसा उचित हो उसके अनुसार क्या होगा? यथोचित। तो वो हो जाएगा इसमें क्या आएगा? इसमें समास आएगा, क्योंकि ये क्या है? ये यानी कि विग्रह करने पर इसका विग्रह हो रहा है और इसमें सार्थक शब्द निकल रहा है। जैसे कि रोग मुक्त, यानी कि रोग से मुक्त। अब इसमें देखिए से आया है, अब से इसमें कौन से कारक में आएगा? अभी हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जिसमें कारकों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है अभी हम देखते हैं। ठीक है। तो अब हमने ये परिभाषा पढ़ी कि जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। और समास के भेद कितने होते हैं? कि समास के जो होते हैं, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। और वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं। जैसे कि देखिए, या तो ऐसे याद कर लेंगे। इससे पहले अब हम और देखते हैं कि 6 को हम कैसे याद करें, कि समास के 6 भेद होते हैं या फिर 8 भेद होते हैं। क्योंकि कुछ लोग इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो कारक है ना, तो कभी कभी कारक को भी समास मान लेते हैं कुछ लोग। तो कारक और समास में अंतर है। कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और समास 6 प्रकार के होते हैं। समास को याद करेंगे, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी है, यानी कि मैच आप सभी देखते हो, तो महेंद्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा क्या लगाता है? वो छक्के लगाता है। तो छक्के यानी कि 6, तो 6 से भी समास कितने हुए? 6 हो गए। तो वहां से कनेक्ट कर दीजिए। और भी हम ट्रिक्स देखते हैं, जैसे कि एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अव्ययी भाव समास, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 होता है द्विगु समास, नंबर 5 है द्वंद्व समास, और नंबर 6 है
बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये तो समास के प्रकार हुए। अब हम कैसे याद करें, कोई हमें तो आसान सा तरीका बता दीजिए। आप ये कहोगे ना कि मैडम हमें तो कोई आसान सा तरीका बताइए जिससे कि हम चुटकी में इन्हें याद कर लें। अब देखिए, याद करने के लिए कैसे हम याद करेंगे, देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को हम याद करेंगे। जैसे कि आपने श्री राम का नाम तो सुना ही है, सभी जानते हैं श्री राम को। और श्री राम के बारे में एक चीज आप और भी जानते हैं कि श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था। ठीक है, अब 14 साल का जब उन्हें वनवास मिला तो वनवास से वो लौट करके कहाँ आते हैं, अपने घर वापस आते हैं, अयोध्या आते हैं। तो आते हैं यानी कि अव्ययी भाव समास। कौन लौट करके घर आए, यानी कि राम आए, आए यानी कि अव्ययी भाव। ठीक है भाई, भाव से सबका भाव उनके प्रति है भाई। जब लौट करके इतने दिनों बाद वो आ रहे हैं तो सभी उन्हें भाव विभोर होकर के देख रहे हैं। नेक्स्ट है तत्पुरुष। अब तत्पुरुष, तत् यानी कि पुरुष, वो ऐसे महान पुरुष हैं। कैसे महान पुरुष हैं कि देखो कितने अच्छे काम करके 14 साल के वनवास के बाद अब घर आ रहे हैं, तो उसमें कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास। नेक्स्ट है द्विगु समास। अब द्विगु समास को जो होगा वो, अब देखिए राम तो घर आ रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। अब ये तो एक वो है, ऐसा भी माना जाता है कि दीपावली मनाने के पीछे एक रीजन है कि जब श्री राम घर लौट करके आए थे तो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सभी ने अपने घर पे क्या जलाए थे, दीपक जलाए थे, दीप जलाए थे चारों तरफ, चाहे चौराहा हो चाहे कुछ भी हो, तो चौराहे पर भी क्या जलाए थे, दीपक जलाए थे। तो द्विगु समास, द्विगु समास को यानी कि ये संख्यावाचक होता है और द्विगु चारों तरफ यानी कि इसमें समूह का बोध होता है। अब जैसे कि चौराहा, चौराहे पे भी तो चारों तरफ उन्होंने दीपक जलाए, तो संख्या का बोध हो रहा है इसमें, ऐसे भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए आगे चलते, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को करेंगे। अब देखिए राम घर आए, तो क्या राम ही घर आए, उनके साथ में कौन आए थे, सीता आई थी। अब जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा अरे देखो भाई राम को तो सब, यानी कि हम किसको ज्यादा सम्मान दें, हम राम को ज्यादा सम्मान दें या फिर सीता को ज्यादा सम्मान दें। तो उन्होंने कहा अरे भाई हम तो दोनों को समान मानेंगे, दोनों का ही आदर सत्कार करेंगे, क्यों, हमारे लिए तो दोनों समान है, राम भी और सीता भी, क्योंकि दोनों ने ही वनवास जो काटा था वो मिलकर के काटा था। तो दोनों यानी कि द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है, यहाँ पर राम और सीता प्रधान है, तो आप इसको पहचान लेंगे और इसमें योजक चिन्ह आता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अब वहाँ की जनता जो है अब वो कह रहे हैं अरे बहुव्रीहि यानी कि बहुए। अब देखिए उन्होंने, लोगों ने कहा भाई बहुए तो एक सीता ही थोड़ी नहीं है। अब हम ऐसा देखते हैं कि सीता ने तो त्याग किया ही, वो तो अपने पति के साथ थी, राम के साथ थी, लेकिन एक तीसरे पर्सन ऐसा था जिसका कि सबसे बड़ा त्याग था, और वो कौन थी, वो थी उर्मिला। ठीक है, उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो किसने किया है, वो मैथिली शरण गुप्त ने किया है साकेत में, और साकेत में 12 सर्ग है। अगर जो आप उसे पढ़ोगे तो उसमें आप इसकी पूरी भूमिका देखोगे किस तरीके से है। ठीक है, तो तीसरा पद, आप लोगों ने कहा भाई तीसरे पद, हम तो राम और सीता तो हैं ही, लेकिन तीसरा जो है वो कौन है, वो है उर्मिला। सबसे बड़ा त्याग उर्मिला का था, तो तीसरा अर्थ निकल कर कौन आया, उर्मिला के रूप में देख लेंगे। ऐसे ही बहुव्रीहि पद में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो मेरे द्वारा ये स्टोरी आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इनको थोड़े विस्तार से। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास की एक तो पहचान होती है किसका, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, और दूसरी एक पहचान और करेंगे, इसमें प्रारंभ में उपसर्ग लगे हुए होते हैं, यानी कि उपसर्ग लगा हुआ होता है, जैसे यथा, अनु, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, या तो क्या है से, तो इसमें से का, या फिर इसको ना लेकर के हम लेंगे इसमें
कि कन्यादान, कन्यादान इसमें लेंगे तो कन्या का दान। अब एक का जो है इसमें का लोप हो रहा है, कन्यादान जो आएगा वो पिता से पुत्री का संबंध है, तभी तो पिता पुत्री का क्या कर रहा है, कन्यादान कर रहा है। तो इसमें कौन सा कारक है, इसमें तत्पुरुष कारक है, ठीक है। और कारक जो है इसमें 6 कारकों का प्रयोग होता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, जैसे कि को, के, लिए, से, ठीक है, संबंध, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान है कि इसमें उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है और विशेषण विशेष्य होता है, जैसे कि उपमेय जो होता है चरण, ठीक है, और उपमान होगा कमल। देखिए उपमेय जो होता है वो मानव निर्मित होती हैं ज़्यादा, यानी कि मानव से संबंधित होती हैं चीज़ें, और जैसे कि कमल है ये उपमान जो होगा वो प्रकृति चीज़ें होती हैं, जैसे कि चंद्रमा, सूरज। अब जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख है ना, तो चंद्रमा के समान मुख हो गया इसमें। नेक्स्ट है द्विगु समास। अब द्विगु समास को आप जानते ही हैं कि राम के आने पर चारों तरफ क्या जलाए गए, दीपक जलाए गए थे, दिए जलाए गए थे, तो ये संख्यावाची होता है और इसमें समूह का बोध होना चाहिए। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है जिसमें कि दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विलोम शब्द आना चाहिए इसमें, और इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि दोनों पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास की पहचान। अव्ययी भाव समास जिन शब्दों के प्रारंभ में शुरू में, जिन शब्दों के शुरू में उपसर्ग लगा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग की पहचान देख लीजिए कि उपसर्ग होते कौन से, हम कैसे पहचाने। अगर जो आपने ये वाली पहचान याद कर ली तो आप अव्ययी भाव समास को कभी नहीं भूलेंगे, जैसे कि अ, यथा, अनु, प्रति, भर, धीरे धीरे, चलते चलते, ये शब्द आए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ये अव्ययी भाव की पहचान होती है। अब देखिए कुछ शब्द हम इसमें देख लेते हैं अव्ययी भाव से संबंधित, जैसे कि जीवन है। अब देखिए जीवन है, जीवन तो है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि समाज जो मिलकर के बना है वो 2 शब्दों के योग से मिलके बना है, और वो भी सार्थक शब्द होने चाहिए, सार्थक जिनका कि अर्थ निकले, ठीक है। अब ये जीवन है, जीवन क्या है, जीवन ये तो एक ही शब्द हुआ, अब इसमें ऐसे क्या लगाएं कि ये 2 शब्द हो जाएं और सार्थक हो जाए, और क्या हो जाए, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ हो। जीवन तो इसमें क्या लगाए, इसमें लगाएंगे आ, यानी कि आजीवन, यानी कि जीवन भर। आ आया ना, जो ये आ आया है ये क्या है, ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है शक्ति। अब इसमें क्या लगाएं, शक्ति में यथा, तो क्या हो जाएगा, 2 शब्द हो गए। अब देखिए ये यथा शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। पेट, इसमें क्या लगेगा, पेट यानी कि भर, तो पेट भर यानी कि पेट भर भोजन करना चाहिए। भाई पेट भर भोजन इतना नहीं करना चाहिए कि कि आगे को क्या परेशानी हो, और जब कि आप पढ़ रहे हो तब तो पेट भर भोजन ना करें। और जो लोग लॉकडाउन में आराम से बैठे हैं सभी, चाहे उनकी जॉब लग रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, चाहे कैसे भी हैं, तो वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि पेट भर भोजन करने से बचें। स्वादिष्ट भोजन लगता है तो अच्छा ही लगता है, क्या ज़्यादा खाने को मन करेगा। भाई अपनी सेहत का ध्यान रखें, डायबिटीज़ हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए ये तो एक थोड़ा सा समझाने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट है कायदा। भाई देखिए कायदे के अनुसार जो चीज़ होगी तो बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन इसमें क्या लगाएं ऐसा कि ये कायदा जो है इसमें अव्ययी भाव समास हो जाए। अव्ययी का मतलब होता है अव्यय, जो कि खर्च ना हो, यानी कि जो शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के
यानी कि किसी से भी परिवर्तित जिनका लिंग ना हो वो क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव कहलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कायदा, तो क्या लगाएं इसमें, कायदा यानी कि बाकायदा यानी कि कायदे के अनुसार कोई भी चीज होगी तो कायदे के अनुसार अच्छी ही होगी। जाने तो क्या है, बिना जाने यानी कि क्या लगाएं यहाँ पर, अनजाने, अनजाने यानी कि बिना जाने, भाई अनजाने, जाने अनजाने लोग मिले पर मिला ना कोई अपना, ऐसा नहीं है। बहुत हम राहों में जब चलते हैं तो बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि अनजाने होते हैं, लेकिन वो ऐसे दिल पे छाप छोड़ते हैं कि उन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। नेक्स्ट है रूप, यानी कि रूप में क्या लगाएं, अनु, उपसर्ग लगाना है ना हमें, अनु, तो क्या हो जाएगा ये, अनुरूप यानी कि रूप के योग्य, जो रूप के योग्य हो वो अनुरूप होता है। अब इसके अलावा देखिए दो शब्द ये और आए थे, धीरे धीरे, चलते चलते, या फिर आ जाए घड़ी घड़ी। अब ये कहेंगे कि इसमें तो योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसमें अव्ययी भाव समास कहाँ से आया, इसमें तो क्या द्वंद्व समास होना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि एक शब्द अगर जो दो बार आ रहा है वो उसमें कौन सा आएगा, उसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगर जो ये शब्द एक दूसरे के विपरीत होते यानी कि माता पिता भाई बहन, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। लेकिन जहां पर एक शब्द दो बार आए, द्विगुण शब्द का प्रयोग हो रहा हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, जैसे घड़ी घड़ी, चलते चलते और धीरे धीरे। ठीक है, तो इन शब्दों को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। और अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब देखिए विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप कैसे हो जाता है। जो तत्पुरुष समास है उसमें 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर जो कारक के प्रकार आते हैं तो कारक जो होता है वो 8 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें 6 कारकों का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि आप बीती, आप बीती यानी कि अपने पे बीती, जब कोई चीज अपने आप करके देखते हैं, अपने आप पे बीती है, तभी उस चीज का एहसास होता है। चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम, या कोई भी चीज ऐसी हो तो वो क्या है, आप बीती। यज्ञशाला, यज्ञशाला यानी कि यज्ञ के लिए शाला, अब के लिए जो आया है इसमें तो उसका इसमें लोप हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है। मन चाहा, मन चाहा यानी कि मन से चाहा, किसी चीज को मन से चाहना। अब जब किसी चीज को मन से चाहते हैं तो वो प्राप्त हो ही जाती है। नेक्स्ट है गंगा जल, गंगा जल यानी कि गंगा जल, गंगा का जल। अब इसमें गंगा का जल आ रहा है तो गंगा का और जल का संबंध है, तो इसमें संबंध क्या आएगा, इसमें तत्पुरुष आ जाएगा। हवन सामग्री, हवन सामग्री यानी कि हवन के लिए सामग्री। गृह प्रवेश, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ये गृह प्रवेश, गृह प्रवेश यानी कि घर में जब नया नया घर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, गृह प्रवेश। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि गृह और गृह क्या अंतर है इसमें। देखिए गृह और गृह, इस चीज में बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ये गृह है, ये गृह है, ये घर के लिए आया है, और जो ये ग्रह है, ग्रह नक्षत्र, नक्षत्र के लिए यानी कि नक्षत्र। ठीक है, जैसे कि उपग्रह, चंद्रमा, ये जो भी चीजें आती हैं इसमें ग्रह में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट है कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य आते हैं या फिर उपमान उपमेय हो। ठीक है, तो वो कौन सा समास होगा, वो कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल, अब देखिए कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, कमल
नीला है, तो इसमें आ रहा है ना कि विशेषण विशेषी। नेक्स्ट है महात्मा। अब भाई महात्मा कौन सा इसमें समास होगा? कर्मधारय समास होगा। महान है जो आत्मा, उसे क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। अधपका, अधपका यानी कि आधा है जो पका, बे आधा फल भी हो सकता है, कोई ऐसा अल्प ज्ञान भी हो सकता है कि कुछ लोग अल्प ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझने लगते हैं। नेक्स्ट है नील गाय। नील गाय यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है? गाय नीली है। लाल मणि, देखिए ये एग्जाम्स में बहुत आता है, अधिकतर पूछा जाता है कि लाल मणि। अब लाल मणि कंफ्यूजन है, लाल मणि में कौन सा समास हुआ? लाल मणि यानी कि मणि की विशेषता इसमें बताई जा रही है कि मणि कैसी है? मणि लाल है। तो लाल मणि में कर्मधारय समास होगा। अधमरा, आधा है जो हमारा। काली मिर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है। काली मिर्च यानी कि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि मिर्च कैसी है? काली है। ठीक है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है कि यह संख्यावाची होता है और इसमें समूह का बोध होता है, यानी कि कोई समूह हो और संख्या से इसके बारे में ज्ञात किया जा सकता है। जैसे नवरत्न। अब नवरत्न आपने देखा था कि नवरत्न एक ऐड भी आता था, ठंडा ठंडा कूल कूल जो सर में लगाते थे नवरत्न, लेकिन उसके लिए नहीं आ रहा है ये नवरत्न जो आया है, ये नवरत्न यानी कि 9 ऐसे रत्न जो कि मुख्य हों। अब मुख्य कहाँ पर इसका जैसे कि हिस्ट्री सभी ने पढ़ी है, तो उसमें अकबर के दरबार में जो थे वो 9 क्या थे? नवरत्न थे, यानी कि 9 ऐसे व्यक्ति थे जो अपने व्यक्तित्व के आधार पर अकबर ने उन्हें नाम दिया था नवरत्न। नेक्स्ट है चौमासा। चौमासा यानी कि 4 मासों का समूह, उसे क्या कहेंगे? चौमासा होगा। सतसई, सतसई 702 का समूह, यानी कि सतसई। अब देखिए इसमें सतसई आया है तो आप सभी जानते हैं, रीतिकाल ज्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा। जो रीतिकाल के कवि थे वो थे बिहारी, और बिहारी की एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। अब बिहारी सतसई में जो दोहे थे उसकी संख्या थी 700 या फिर 713, ऐसे आ जाता है तो उस चीज को भी कर लेंगे। और बिहारी सतसई का मुझे एक दोहा बहुत ही पसंद है, वो है सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भाई आप भी ऐसे देखने में चाहे ये छोटे लगे या फिर जो आपका जो ज्ञान है वो बेशक आपको लगता है कि छोटा है, लेकिन ऐसा ज्ञान रखो कि आपकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। नेक्स्ट है नवग्रह। अब देखिए यहाँ पे आ गया ये नवग्रह। नवग्रह जो आया ये घर के लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है? ये ग्रह जो कि 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये क्या है? ये नवग्रह हैं। नेक्स्ट है सप्ताह, यानी कि 7 दिनों का समूह, उसे क्या कहेंगे? सप्ताह कहेंगे। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी बताइए। चलो आप बता ही देंगे, लेकिन इसमें मैं बता देती हूँ कि अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है और इसमें 8 यानी कि अध्यायों को अष्टाध्यायी कहा गया है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, वो द्वंद्व समास होता है। अब दोनों पद प्रधान कैसे होंगे? जैसे कि राजा रानी। अभी राजा और रानी प्रजा के लिए तो दोनों ही बराबर हैं, तो उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास में जो है एक चीज और है कि इसमें ये योजक चिन्ह, ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम कृष्ण। अब देखिए राम और कृष्ण, यहाँ पर योजक चिन्ह है ये, और योजक चिन्ह भी कब लगता है? योजक चिन्ह लगता है जबकि दोनों अपोजिट हो, यानी कि विलोम हो, तभी ये योजक चिन्ह में क्या आएगा? द्वंद्व समास आएगा। अगर जो एक से शब्द हो जाते हैं तो वो योजक चिन्ह भी आपका इसमें सार्थक नहीं होगा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, पाप पुण्य, पाप और पुण्य,
हानि लाभ, हानि और लाभ, यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। देश विदेश एक दूसरे के विपरीत है, देश और विदेश। छल कपट, भाई छल कपट से किया गया कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, छल और कपट। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है जिसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकल के आए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, अब भाई नीलकंठ है, इसमें कौन सा अर्थ निकल के आ रहा है? नीलकंठ यानी कि नीला है, कंठ जिसका अर्थात वो कौन है? शिव, तो तीसरा अर्थ निकल के आया शिव के लिए। जलज, अब यहाँ तो सही था, यहाँ से समझ में आ रहा था कि नीलकंठ है शिव शंकर के लिए आता है, लेकिन भाई ये जलज किसके लिए आ गया? यहाँ पर कौन सा ऐसा अर्थ लग रहा है जो कि तीसरा अर्थ हो? जलज, जलज का अर्थ होता है, देखिए ये लग वैसे कैसे रहा है कि नहीं समझ में, लेकिन इसको देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जलज, जलज कहते हैं जो जल में उत्पन्न हुआ हो। अब जो जल में उत्पन्न हुआ, जल में उत्पन्न कौन हुआ? जैसे कि कमल, कमल के लिए ये इसमें प्रयोग आएगा, तीसरा अर्थ निकल कर आएगा कमल। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि लंबे उदर वाले कौन है? गणेश जी आएंगे। एक दंत, ये भी गणेश जी के लिए आएगा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कौन है? अर्थात शिव है। नेक्स्ट है पंकज। अब ये पंकज कहाँ से आ गए भाई? पंकज जो है देखिए इसमें पंक प्लस कज, पंक मीन्स कीचड़ और अजमित जन्मा, जिसका जन्म कहाँ हुआ हो? कीचड़ में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? पंकज कहेंगे। और पंकज, पंकज देखिए नाम के लिए भी आता है, किसी के नाम होते हैं। और हमारे ही एक बहुत ही अच्छे देखिए स्टूडेंट में और एक भाई भी हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने सम्मान दिया है कि जो देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूर रहकर भी अपने हो जाते हैं, अपनों से भी खास हो जाते हैं। तो उन रिश्तों में से ही एक रिश्ते हैं हमारे जो छोटे भाई हैं पंकज रावत जी, बहुत ही सम्मान्य है। और एक है पंकज जैन, जो कि उनका नाम भी पंकज है और वो सोशल वर्कर हैं, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल देते हैं, समझाते रहते हैं। उनकी समझ यानी कि जो एक बार समझ ले तो बहुत ही अच्छा लगता है, बार बार ऐसा मन करता है कि सर एक बार और समझा दीजिए, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इसके अलावा देखिए अन्य हैं, यानी कि अन्य भी तो आ जाते हैं जिससे कि हम पहचान कर सके कि इसमें कौन सा समास है। इसमें देखते हैं यथोचित। अब देखिए यथा आ रहा है, यथोचित, यथा जैसा कि उचित हो, तो यथा आ रहा है यथोचित, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पूर्व पद प्रधान है यथा, ठीक है, इसमें पूर्व पद प्रधान होने की वजह से ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। देशभक्ति, अब देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अब जिसमें के लिए आ रहा है तो कारक का प्रयोग हुआ है, और कारक कौन से समास में है? कारक तत्पुरुष समास में आते हैं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीलकमल, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है? कमल नीला है। अब विशेषता कौन से समास में बताई गई है? कर्मधारय समास में, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब यानी कि दोनों पद प्रधान है और एक दूसरे के विपरीत है, विलोम आ रहे हैं, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है चलते चलते। अब देखिए चलते चलते वीडियो को समाप्त करते करते एक चीज और आ गई है इसमें। चलते चलते देखिए इसमें जो आ रहा है, इसमें योजक चिन्ह आ रहा है। अब आप कहेंगे कि योजक चिन्ह तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एक शब्द दो बार आया है, ठीक है, यानी कि द्विरुक्त पद आया है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। नदी नाले, नदी और नाले, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें द्वंद्व समास। नेक्स्ट है सप्ताह, 7 दिनों का समूह, तो सप्ताह आ गया, तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्विगु समास होगा। नेक्स्ट है श्याम सुंदर, शाम के समान सुंदर, तो इसमें
कर्मधारय समास होगा। अब हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और अगर जो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये तो रही एक वीडियो की वो। अब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और कहूँगी कि जो इस समय फोकस करना है वो अपने टारगेट को फोकस करना है। ये नहीं देखना है कि अब कोरोना का दौर चल रहा है और हम पढ़ाई छोड़ दें। तो आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे रहें, एग्जाम्स आने वाले हैं और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।